दोस्तों, डिप्रेशन ये बहुत ही कॉमन वर्ड आजकल हम यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार हम दुख में हैं या हमें नीरसता है, यानी सैडनेस का हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या डिप्रेशन को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली डिप्रेशन क्या है, सैडनेस क्या है, उसकी वजह से साथ वाले पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं कुछ एपिसोड से। आज भी इस पर बात करेंगे। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ है। आप सभी दोस्तों का भी स्वागत है और डॉक्टर सचिन आपका भी स्वागत है। वेलकम टू अवर शो। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। जैसे मैंने बताया कि सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन इंसान कभी-कभी दुखी होना, कभी दुख को एक्सपीरियंस करना इट्स नेचुरल। क्या डिप्रेशन भी कभी-कभी एक्सपीरियंस करना नेचुरल है? एक्चुअली हमारे वोकेबलरी का प्रॉब्लम है, शब्दकोश। हमारा मूड ऑफ रहता है तो हम कहते हैं मैं डिप्रेस हूँ। डिप्रेशन ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में आ चुका है। तब हम अभी उससे भी डिफरेंशिएट करते हैं कि क्लिनिकल डिप्रेशन डिप्रेशन एक बीमारी है और मूड ऑफ होना कैन बी पार्ट ऑफ लाइफ। तो कभी कभार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे ट्रेन मिस हो गया या थोड़ा कुछ चीज गुम हो गई तो मूड ऑफ होता है, या किसी ने कुछ बोला, पर वो टेम्पररी होता है, थोड़े समय के लिए होता है और आप उसमें से वापिस आ जाते हैं। जब हम डिप्रेशन कह रहे हैं तो ये बीमारी है जो लंबे समय तक रहती है। तो ICD-10 माना इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस 10 का जो क्राइटेरिया है, तो उसमें उन्होंने स्क्रीनिंग बताया कि घर वालों को कैसे पहचाना जाए और डॉक्टर्स कैसे डायग्नोस करते हैं। तो उसका एक डेफिनेट सेट ऑफ क्राइटेरिया, तभी हम उसको लेबल करते हैं और फिर उस व्यक्ति का इलाज होना जरूरी है। तो जब डिप्रेशन है तो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट ये है, घर वाले कैसे पहचाने कि 4 हफ्ते तक माना नियरली 1 मंथ उसका मूड नॉर्मल नहीं है, माना लो है ऑन द मूड, है ना। और उसका जो पहले इंटरेस्ट दिखाता था वो इंटरेस्ट भी पहले जैसा नहीं रहा, कम हो गया है इंटरेस्ट। अगर ये 4 हफ्ते तक आपको दिखाई दे रहा है, देन आपको उसका ओपिनियन लेना चाहिए कि क्या सचमुच में इसको बीमारी है। मैं कह रहा हूँ ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि ये स्क्रीन किया आपने कि 4 हफ्ते से हम देख रहे हैं इसके अंदर ये है। और फिर कंफर्म कब करते हैं डॉक्टर्स, जब उनको जो ट्रायड हम कहते हैं, हेल्पलेस, होपलेस एंड वर्थलेस। मैं वर्थलेस हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे को कोई मदद नहीं कर सकता, और होपलेस हूँ, देयर इज नो होप लेफ्ट इन द लाइफ, कुछ अच्छा नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ, माना इसमें 3 चीजें होती है। तो ये डॉक्टर्स का काम है। फिर अभी हम क्लिनिकल डायग्नोस कब करते हैं, जब 15 दिन से ज्यादा हमको ये 3 मेजर सिम्टम्स दिखाई देते। एक कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द डे, ऐसे 15 दिन तक, माने 24 घंटे में मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीजें मैं एंजॉय कर रहा था वो भी मेरे को अच्छी नहीं लग रही है पहले, जैसे खाना है, टीवी देखना है, लोगों से बात करना, मुझे अभी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे, 15 डेज। और तीसरा जो बहुत ही परप्लेक्सिंग हो सकता है, बिना किसी ऑर्गेनिक कॉज, बिना किसी कारण के आप थके हुए हैं और टायर्ड है ऑल द टाइम, बिना किसी कारण अगर आप थके हैं 15 दिन तक, तो ये मेजर सिम्टम हो गए थकावट डिप्रेशन के वजह से। अगर 15 दिन तक आपको है और आपका अंदर, शरीर के अंदर दूसरा कोई कारण नहीं, थकावट बाकी कारणों से भी हो सकते, जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन, उससे भी थकावट हो सकती है ना, और कोई बीमारी से, पर वो रूल आउट कर दिया और कोई फिजिकल बीमारी नहीं, तो वो थकावट बिना डिप्रेशन से हो सकती क्या है। सैडनेस भी लंबे टाइम तक रह सकता है? जैसे आपने पहले बताया कि सैडनेस में भी टेम्पररी, आप उसमें से बाहर निकलते हैं, लेकिन डिप्रेशन में भी फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो डिप्रेशन की बीमारी है, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। कई लोग हमने ऐसे देखे जो जिनका मूड लंबे समय तक लो पे ही रहता है, वो दे डू नॉट मैनिफेस्ट टोटली इनटू डिप्रेशन, पर वो थोड़ा लाइफस्टाइल को अपना चेंज करे, है ना, एटीट्यूड पॉजिटिव रखे और ठीक तरह से खाना खाए, एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे, तो माइल्ड में से वो आ सकते हैं। बट मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन के लिए हम चाहेंगे कि आप एक्सपर्ट का ओपिनियन ले और दवाइयाँ चालू करें, क्योंकि इसमें हमेशा ध्यान में रखना कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें और एक लक्षण होता है, वो माना आत्महत्या के विचार आना, खुद को खत्म करने के विचार आना।
तो डिप्रेशन जुड़ा हुआ है आत्महत्या के साथ में, जी सुसाइड के साथ में, तो हमको इलाज करना जरूरी है। दूसरी बात डिप्रेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेट है पर डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर यही हाल रहा तो 2020 में ये नंबर 1 होने वाली बीमारी हो बीमारी जाएगी होने वर्ल्ड वाली में। है। जी और हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में ऐसे कहते हैं 322 मिलियन, माना 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिप्रेशन है और भारत में 5 करोड़ 70 लाख। बहुत ज्यादा आंकड़ा हाँ, है। बहुत ज्यादा आंकड़े हैं और ये बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका पूरा सोशो इकोनॉमिक लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है और किसी को भी हो सकता है। बच्चों में डिप्रेशन है, एडल्ट्स में कोई डिप्रेशन भी है, एज ग्रुप और कोई भी सोशो फीमेल्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड। फीमेल्स में डिप्रेशन है, ओल्ड एज में डिप्रेशन है। और इसकी और खास बात है कि ये किसी बीमारी के साथ भी आ सकता है, माना बीमारी का कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस हम कहते हैं। जी जैसे हार्ट डिसीज वालों को डिप्रेशन हो सकता है और डिप्रेशन वालों को हार्ट की बीमारी हो सकती है। डायबिटीज वालों को डिप्रेशन हो सकता है, इसको हम जी कोमॉर्बिड डिप्रेशन कहते हैं, माना बीमारी के साथ आने वाला डिप्रेशन। डिप्रेशन अकेला नहीं आता है, कई बार बीमारी के साथ भी आता है। तो डिप्रेशन हर एक को, किसी को भी अफेक्ट हो सकता है, किसी भी उम्र में अफेक्ट हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होता है और पॉवर्टी आती है, गरीबी आती है और इसका एंड सुसाइड में हो सकता है। इसलिए डिप्रेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ जो लाइफस्टाइल हमारी बदली है, अर्बनाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो भी है, हमारे वैल्यू सिस्टम बदलते जा रहे हैं, तो हमने देखा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, उसकी संख्या बढ़ते जा रही है। और हमको डर है कि अगर इसके साथ और एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे याद आ रही है, वो माना स्टिग्मा एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। जी माना कई लोग छिपाते हैं डिप्रेशन को और कई लोग इसको स्टिग्मेटाइज भी करते हैं, इसलिए लोग ओपन अप नहीं होते हैं। जी ये पूरा मामला जब आया तो देखा कि सेलिब्रिटीज को भी डिप्रेशन हो सकता जी है। और भारत में जो एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा उन्होंने लीड लिया कि दीपिका पादुकोण, उन्होंने खुद आके सामने से इसको एक्सेप्ट किया कि मुझे ये बीमारी हुई थी। तो ऐसा होना चाहिए ताकि इसके साथ जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है वो दूर हो। जी और इस प्लेटफॉर्म पे, इस शो के द्वारा हम पब्लिक को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि भले ये बीमारी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल है। जी इसको रोका भी जा सकता है और इसका इलाज भी है। सिर्फ आपको सही समय पर, अर्ली स्टेज में और डॉक्टर से रेगुलर संपर्क में रहना चाहिए, तो हम इसको रोक सकते हैं। कुछ प्रोन इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कुछ लोग चुप रहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, जो आपने पीछे भी कहा कि चुप चुप रहना अच्छा लगता है, तो वो बताते भी नहीं है। इसलिए पिछले साल 2017 में डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ डे का स्लोगन दिया था जी पूरे से, डिप्रेशन लेट्स टॉक, माना आओ बातें करें। अपने दिल की बात आपको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। और हम ये महसूस करते, मैं काउंसलर हूँ तो मेरे पास लोग आते हैं। अभी आप सोचो, कहाँ बैंगलोर, कहाँ मुंबई, मैं मुंबई रहता हूँ, बैंगलोर से मुंबई मिलने को आते हैं, या फिर गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र के इंटीरियर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है। एक तो एपिसोड्स की वजह से वो हमको देखते हैं और उनको लगता है इनसे बात करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, और रिजल्ट भी आता है, हमको आश्चर्य लगता है। तो उनका सुनने वाला कोई नहीं है। और जब हम काउंसलर सुनते हैं, एम्पैथेटिक लिसनिंग हम जिसको, या कंपैशनेट लिसनिंग, हम जब इसको बहुत धैर्यता से सुनते हैं, साइलेंस में रह के सुनते हैं, तो हमने देखा कि उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। जी तो पर अभी जैसे बात हम पीछे भी हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि जो व्यक्ति परिवार में इसको फेस कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को लंबे समय के बाद में अगर वो उसमें बदलाव नहीं आ रहा है तो उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट जाता है और वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एंगेज हो जाता है। उसमें शक्ति कैसे आए, इस पे हमारी चर्चा चालू थी। आपने कुछ पॉइंट्स उसमें बताए थे, और भी उसमें कुछ एडअप करना चाहेंगे कि उस व्यक्ति में काउंसलिंग की बात हमने की, ठीक है, परिवार फैमिली काउंसलिंग। सेकंड, वो व्यक्ति अपने पे थोड़ा फोकस रहे। थर्ड, जैसे आपने बताया कि उस पार्टनर को वो बाहर लेके जाए, कुछ करे, कुछ उसके लिए टाइम दे। लेकिन बात यही है कि लंबे समय तक अगर रहेगा और अगर वो दवाइयाँ नहीं लेता है, पार्टनर अगर सुन ही नहीं रहा है, तो कई बार ऐसे लगता है कि ये उनका स्वभाव है या फिर ये उनको सच में डिप्रेशन है, क्या है।
इसका भी फर्क नहीं पता चलता है अगर लंबे टाइम तक ये चीज अगर कोई फेस कर रहा है तो? यहाँ पर ना हम फिर से देखते हैं लोग खास करके ऐसे सिचुएशन में फैमिली मेंबर समझते हैं अभी इस डॉक्टर के पास हो गया 1 साल हो गया जी। ये दवाई, अब हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते थे, चेंज द डॉक्टर्स। टिपिकली मैंने देखा ऐसे केसेस में 2-3 डॉक्टर्स तो लोग मिल के आ जाते हैं, उनको लगता है ये डॉक्टर की दवाई से चालू हो जाएगा। पर प्लीज अंडरस्टैंड द डिसीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका डायग्नोसिस अगर सही है और वो व्यक्ति डोज बराबर ले रहा है, क्योंकि डोज होता है, और तीसरी बात दवाइयाँ जो साइकेट्री की दवाइयाँ है वो दिमाग में काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल। और हम सब अलग अलग है उस मामले में कि जो केमिकल्स हमारे मूड बनाते हैं, है ना, सीरोटोनिन और बाकी के केमिकल्स जो हमने देखे, उनको नॉर्मल लेवल में आने में टाइम लगता है। पर लोगों की अपेक्षा क्या रहती है कि पेन किलर लिया, आज गोली लिया तो तुरंत 2 घंटे में दर्द कम हो जाता है। वैसा नहीं होता है मानसिक बीमारियों में, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो फॉलोअप के लिए आपको जाना पड़ेगा रेगुलरली। कई लोग फॉलोअप नहीं करते डॉक्टर के साथ में, नंबर 1। नंबर 2, रेगुलर काउंसलिंग लेना चाहिए, वो नहीं लेते हैं। तो ये सब बातें अगर है, आप जैसे बोल रहे हैं कि दवाई ले रहा है, डायग्नोसिस बराबर है, काउंसलिंग ले रहा है, तो फिर एक चौथा लेवल आता है। ये सब स्टेप्स है, पहले इससे जाना पड़ेगा। विदाउट क्लियरिंग दी स्टेप्स हम नहीं कह सकते कि ये तो ऐसा ही रहेगा करके, मना फिर वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर करके हम बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही रहने वाला है जिंदगी पर। ऐसा नहीं है। देयर इज समथिंग नोन एज रेजिस्टेंट डिप्रेशन। ये रेजिस्टेंट बीमारियां होती है, उसका भी क्राइटेरिया है कि आप मैक्सिमम दवाई या मैक्सिमम डोज में यूज करके हो गए आवश्यक पीरियड के लिए, उसके बाद भी उसमें चेंजेस नहीं हो रहे, तो हम उसको रेजिस्टेंट डिप्रेशन का लेबल लगा के रख देते हैं। पर फिर भी हम चाहेंगे, हमारा ये अनुभव है, मेरे पास मुझे याद आता है एक केस आई थी हमारे मुंबई के सेंटर पर, 15 साल से डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं और रोते रहते हैं बीच बीच में। एंड मेल पर्सनालिटी है, मेल है, रोना है, मूड लो है, और 3-4 डॉक्टर को दिखा चुके हैं और हाईएस्ट डोज, एंड द डायग्नोसिस इज रेजिस्टेंट डिप्रेशन। ऐसी केस मैंने देखा मेडिटेशन एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग से ठीक हुई। माना ऐसे नहीं कि उसकी गोलियां बंद हुई, नहीं, गोलियां नहीं बंद हुई, पर उसके जो सिम्टम्स चेंज नहीं हो रहे थे उसमें फर्क दिखाई दिया। नहीं, मेरा कहने का यहाँ पे एक पॉइंट है कि एम्पैथेटिकल लिसनिंग जो है कोई भी काउंसलर 1 बार, 2 बार, 3 बार कर सकता है। कुछ चीज़ें होमवर्क में हम देते हैं क्लाइंट को, आप देते होंगे, और अगर वो होमवर्क करने की भी क्षमता नहीं है, मान लीजिए मेडिटेशन, उन्हीं को करना पड़ेगा। इफ इट्स अ थेरेपी, अगर वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वॉकिंग को जाना है, चाहे वो एक्सरसाइज को जाना है, वो तो क्लाइंट को ही करना पड़ेगा, उसमें काउंसलर कुछ नहीं कर सकता है। पर वो भी ताकत नहीं है तो क्या करें? Then you need a caretaker for that person. केयरटेकर, है ना, या तो फैमिली वाले उसका ध्यान रखे केयरटेकर के रूप में। यंग एज में अगर ये बीमारी है जिसको ना ही बीमारी समझी जा रही है, वो स्वयं आदमी भी या वो लेडी भी नहीं समझती हैं, और 30s 40s में अगर ये बीमारी है तो केयर टेकर लग ही नहीं रहा है, ऊपर से लग रहा है कि फिट है, फिजिकली और वेरी फिट। मैं ऐसे समय पर ये कहता हमेशा सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, कंफर्म द डायग्नोसिस। क्योंकि क्या है, एक बार आपने लेबल लगा दिया ना, वो जिंदगी भर रखता है। इन सच केस, हाँ, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का अगर आपने लेबल लगा दिया तो कई सारी बीमारियां रहती है जिसके ट्रेट्स या स्वभाव लंबे समय तक चलते हैं। हमको पता है कि कौन सी बीमारी ठीक होती है और कौन सी बीमारी लंबे समय तक चलती है। पर्सनालिटी ट्रेट बदलने के लिए हमें राजयोगा कैसे हेल्प करता है? राजयोगा क्या करता है, राजयोगा का ज्ञान ये बताता है कि हमारे अंदर 2-3 संस्कार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अनादि संस्कार, जब हम परम धाम में थे, एक पहली बार इस सृष्टि पर आए तो हम पॉजिटिव थे, फिर हम जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आए और हमने कुछ एक्यूमुलेट किया ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, ठीक है ना, तो ये सब हमारे अंदर पड़ा हुआ है। तो हम उसको बोल सकते हैं इजीली कि अलग अलग फोल्डर्स हैं। यस, ओके, फाइन, अलग अलग फाइल है, और आपको क्या करना है कि जितना हो सके, है ना, हम रेजिस्टेंट इसलिए कहते हैं कि रेजिस्टेंट वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं, हम सब ट्रीटमेंट को यूज कर चुके हैं और फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब वो रेजिस्टेंस कहा जाता है। फिर भी हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, है ना, ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, इट इज नॉट कॉमनली सीन। लेकिन हमको ये जरूर देखना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति को हम पॉजिटिव कंपनी में रखें,
है ना? ऐसे बहुत सारे आश्रम है जहाँ पर इनको रखा जाता है, या अच्छा। ऐसे होम्स है जहाँ पे उनको रखा जाता है। तो जो उनको रुचि है, जहाँ पे उनकी एनर्जी चैनलाइज हो और पॉजिटिव वो बने रहे, उसमें उनको रखना चाहिए उस कंपनी में। तो फिर उनका मूड में एटलीस्ट वो कंट्रोल में रहते हैं, है ना? जो डिस्टर्ब हो रहे सबसे वो नहीं होते। तो वो देखना पड़ता है कि उसकी रुचि किस अनुसार है और उस अनुसार हम उसका इलाज करा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने देखा है मेरे जीवन में कि राजयोग मेडिटेशन और काउंसलिंग अगर नियमित रूप से किया जाए, तो भले वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक ना हो कुछ केसेस में, लेकिन वो कंट्रोल में जरूर रहते हैं और राइट। लाइफ बिकम्स इजी फॉर दैट पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए वो इजी हो जाता है। लेकिन इतना ही है, डायग्नोसिस बराबर होना चाहिए जो प्रोफेशनल करते हैं, ना कि हम गूगल से पढ़ के या किसी ऐसे व्यक्ति को पढ़ के बताए कि इसके अंदर ये बीमारी है। नहीं, प्रोफेशनल डायग्नोसिस करे और सेकंड ओपिनियन ले, उसके बाद फिर रेगुलर सेंटर पे मेडिटेशन और जो ब्रह्मा कुमारी का मुरली क्लास होता है वो लेते रहे लंबे समय तक। अगर वो लेते रहे तो मैंने कहा दो बातें होती है, एक तो पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते हैं और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो हम पिछले एपिसोड में भी देखा कि फैमिली मेंबर्स के ऊपर जो इफेक्ट आता है, उनका स्ट्रेस भी बढ़ता है, तो उनको भी सपोर्ट की जरूरत होती है। जी। तो मैंने देखा है कि कई बार फैमिली मेंबर साथ में आते हैं अपने रिश्तेदार के लिए, लेकिन खुद उनको मेडिटेशन इतना अच्छा लगता है, वो कहते हैं ये ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, पर मुझे बहुत फायदा हो रहा है। क्योंकि तो उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए यस, उनके पास भी पावर की बहुत ज्यादा यस, जरूरत होती यस। है। आए दिन उनको वो सामने एक तरह का एक बहुत बड़ी जंग रहती है। उस जंग के साथ उनको हर बार लड़ना होता है, तो वो फेस करना की क्षमता उनमें तो चाहिए। मैंने देखा जैसे ही फैमिली मेंबर्स भी साथ में अगर मेडिटेशन करते हैं ना, तो घर में सभी मेडिटेशन करते हैं ना, तो घर का एक माहौल पॉजिटिव बना रहता है। दूसरा, जैसे ही मुरली क्लास अटेंड करते हैं ब्रह्मा, तो उनको कर्मों की गति भी पता चलने लगती है कि ये सब जी। क्यों हो रहा है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आती है। और जो आपने कहा कि कब तक हम सहन करें या कब तक एम्पैथी दिखाए, वो जो सहन करने की शक्ति है एम्पैथी दिखाने की, वो हमारे अंदर बढ़ने लगती है जैसे हम मेडिटेशन और करते वो हैं। सवाल नहीं आता है वो कब तक। सवाल नहीं आता है कब तक का, ये मैंने केसेस में देखा हुआ है। और वो कहते हैं पहले हमको लगता था क्या, लेकिन जैसे ही ज्ञान को समझने लगे कि क्यों ये ऐसा होता है, क्यों ये बीमारी आती है किसी को और क्यों हम उस घर में आते हैं, ये कर्मों की गति जब पता चलती है, लॉ ऑफ कर्मा, तब हमको उसको सहन करने की ताकत आती है। जी। आज के ही महावाक्य परमात्मा ने कही थे कि कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय। तो ये भी एक प्रकार का कर्म भोग होता है, पर उसमें निगेटिव ना बन के ज्ञान के आधार पर हमारा दृष्टिकोण अगर सकारात्मक रखे और जी। घर का माहौल आप पॉजिटिव बनाए रखे, तो मैंने देखा लाइफ इजी हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर वो पार्टनर में पेशेंस नहीं है, या जो उनको जो चीज़ चाहिए वो अपने पार्टनर से नहीं मिलती है, ऐसे में बाहर इंसान किसी और को ढूंढता है जहाँ पर उनको एप्रिसिएशन मिले, जहाँ पर उनको ऐसे लगे कि कहीं बातचीत हो रही है, कहीं वेवलेंथ मैच हो रही है। ऐसा जब उनको फील होता है, तो ये बहुत बढ़ते जा रहा है यस, कि आपके पार्टनर का मूड नहीं है, आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप बात नहीं कर सकते, आपका वो लेवल नहीं है जहाँ पे कन्वर्सेशन हो सके, हेल्थ डिस्कशन हो सके, और फिर कहीं ना कहीं बाहर इंसान किसी और को ढूंढता है इमोशनल सपोर्ट के हिसाब से। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने टच की। एडिक्शन में जैसे हमने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, गांजा के साथ में हमने बिहेवियरल एडिक्शन देखे, जी। जिसमें डिजिटल डिजिटल एडिक्शन देखा, एडिक्शन। शॉपिंग एडिक्शन देखा, फूड एडिक्शन देखा, या गैम्बलिंग देखा, जुआ देखा। ऐसे ही और एक एडिक्शन वो मना रिलेशनशिप एडिक्शन जी। या मल्टीपल पार्टनर्स हम कहते हैं। ये क्यों होता है कि हमको बेसिकली आध्यात्मिकता से देखा जाए तो हमको कुछ बेसिक गुणों की जरूरत है। हमको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, हमको समझने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो जब हमको नहीं मिलता है हमारे रेगुलर पार्टनर से, डेफिनेटली वो डेफिशिएंसी अंदर रहती है और वो डेफिशिएंसी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप कहीं बाहर जाओ
और देहधारी की तरफ से आप ले लो। इसके वजह से फिर ये नए-नए प्रॉब्लम्स इकट्ठे हो रहे हैं कि हम दूसरे को किसी को अपने जीवन में लाते हैं, है ना? मल्टीपल रिलेशनशिप्स होने लगते हैं। लेकिन और एक तरीका है कि आप यही संबंध सब परमात्मा के साथ अनुभव करो। तो वहाँ पर भी राजयोग मेडिटेशन मदद करता है। तो ये प्रॉब्लम तो है, हम आजकल देख रहे हैं कि रिश्ते बनाए जा रहे हैं, है जी। ना? पहला रिश्ता ऑलरेडी है और फिर दूसरा रिश्ता और फिर उससे आने वाले नए-नए कॉम्प्लिकेशंस। तो ये ज़रूरत है हमारी, हमको रिश्तों का प्यार तो ज़रूरी चाहिए। जी। लेकिन जब नहीं मिलता है तो हम बाहर ढूँढते हैं। पर हम यहाँ पर वही कहते हैं कि भारत में आपने देखा होगा कि परमात्मा की महिमा है कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। माना वो सब संबंधों का अनुभव हम परमात्मा से कर सकते पर हैं। कॉमन बिलीफ ये है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है और हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है ना? ये बहुत कॉमन बिलीफ है। तो ठीक है, हमारे नसीब में पहले पार्टनर का सुख नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर दें। हम किसी अच्छे पार्टनर को ढूँढें जो हमें फुलफ़िल कर सके और इसमें भगवान ही हमको मदद करता है। ये भी एक बिलीफ है। हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान के नाम पर बहुत कुछ होता है। हर चीज़ भगवान के नाम पर नहीं करना चाहिए। नंबर 2, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको लगता है कि आप सॉल्यूशन लेने जा रहे हो, लेकिन कहीं सॉल्यूशन के जगह पे आप नए प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जी, ठीक है ना? जैसे कि किसी को पता चल जाता है, कुछ हो जाता हाँ। है तो एक तो इमेज आपकी खराब हो, कायदा भी अलाउड नहीं करता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि आर यू क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स, नंबर 1, और इज इट अ परमानेंट सॉल्यूशन? हो सकता है कि आपको अप्रूवल की जरूरत हो सकता है आपको अप्रिसिएशन की जरूरत हो सकता है आपको समझने वाला कोई चाहिए हो, लेकिन वो कहाँ तक वो रिलेशनशिप्स को होना बढ़ाना चाहिए। है, वो हमको बाउंड्री को, मर्यादा को मर्यादा को। डिसाइड करना चाहिए। इट अच्छा। इज अ इंडिविजुअल चॉइस। लेकिन मैं यहाँ पे यही ऑप्शन देना चाहूंगा कि थिंक ओवर, यू हैव अ चॉइस। जी। आपके पास अब भी चॉइस है हम्म। कि सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करना है या फिर उसका परमानेंट सॉल्यूशन देखना है। कई बार हम टेम्पररी फिक्सेस के लिए जाते हैं जी। क्योंकि ये जो इमोशंस होते हैं ना, खाली खाली लग रहा है, मेरे को कोई नहीं समझ रहा है, तो ये टेम्पररी फिक्सेस के लिए जाते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं, रेगुलर पार्टनर से सुख नहीं मिला तो दूसरा किया, उससे भी नहीं मिला तो तीसरा किया। कितना आप करते रहेंगे पार्टनर्स, है ना? सो आप परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाओ, और जी। परमानेंट सॉल्यूशन है कि अंदर का जो खालीपन है, अंदर जो मेरे सेटिस्फैक्शन नहीं है, मेरा अंदर का जो आत्मा का ऑरा है, लाइट है, वो खाली है, तो उसको मेडिटेशन से आप भरपूर करो। तो मैं चाहूंगा ऐसे लोगों को कि अगर वो सेंटर पर आए और ये खालीपन को समझे कि ये खालीपन क्यों मेरे को अप्रूवल चाहिए किसी से, जी। क्यों मेरे को देहदारी की जरूरत पड़ती है। साइंस में हम कहते हैं बायोलॉजिकल अर्जेस, लेकिन क्यों ऐसे योगी है जैसे हम हैं और बहुत सारे योगी है, दे आर बैचलर बट दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, जी। तो उनको जरूरत नहीं पड़ती क्या? ये लोग कैसे रहते हैं? तो वो अपने अंदर के खालीपन को परमात्मा के प्यार से भरपूर करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैंने देखा है कि डिपेंडेंसी ऑन रिलेशनशिप्स या मल्टीपल पार्टनर्स, आप जैसे मेडिटेशन करने लगते हो तो ये मत समझो कि परमात्मा के साथ हम ये नहीं कर सकते हैं। आप परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन खास करके पिता का, टीचर का, सदगुरु का, एक दोस्त का, सबसे ज्यादा इस समय जो जरूरत है ना, दोस्त की जरूरत है। जी, अच्छे और दोस्त खुदा हैं। दोस्त का तो गायन है। आप एक बार कोर्स करो और 1 से 3 महीने तक आप इसका अनुभव करो, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही सुंदर बात कि आज हम खुदा को दोस्त बनाकर उसका एक्सपीरियंस ज़रूर करना पसंद करेंगे और मैं समझती हूँ हमारे दर्शक मित्र भी इसको ज़रूर करेंगे। आपने जो भी बातें बताई, आज के पूरे गाइडेंस के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज की बातचीत में ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आई कि सैडनेस और डिप्रेशन, ये दोनों टर्म क्या है। कई बार हम टेम्पररी किसी चीज़ों का हमें बुरा लगता है और हम उसमें से बाहर भी निकलते हैं, पर लंबे समय तक अगर हमारा मूड बहुत लो रहता है, हमारा एनर्जी लेवल कम है, अगर हमारी होपलेस अवस्था है या हमारी नींद पर उसका असर है, तो हम उसे समझें, उसको डायग्नोस करें, प्रॉपरली हेल्प लें और साथ ही परिवार के जो मेंबर हैं, उनको भी शक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएँ, ना कि
हम फिर से बाहर कहीं और ढूंढे इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, चाहे वो प्यार है, चाहे वो अप्रिसिएशन है, ये सब चीज़ें हम सबको चाहिए। लेकिन अगर परमात्मा के साथ अगर हम जुड़कर उसको हम अपना दोस्त बना लें तो ये कमी पूरी हो सकती है। आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।